सिविलाइजेशन और कल्चर किसी धर्म की बकौती नहीं होती। कर्नल महबूब साहब की वाइफ, जो सुभाष चंद्र बोस के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनकी वाइफ ने मुझे एक कहानी सुनाई कि वो गई थी इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया गई तो वो एक म्यूजियम में गई, तो म्यूजियम में एक तस्वीर उन्होंने देखी और उसमें देखा कि हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा हुआ है और उसमें अल्लाह मोहम्मद दिख रहा है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे, हमारे भारत में तो हनुमान जी सीना फाड़ते हैं, तो वहां पे राम और सीता दिखता है। तो उन्होंने क्यूरेटर को बुलाया, म्यूजियम की देख रेख करते हैं उसको क्यूरेटर कहते हैं। उन्होंने क्यूरेटर को बुलाया और पूछा कि ये कैसे है। तो कहा कि इंडोनेशिया का जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन है, लेकिन यहाँ का धर्म जो है वो इस्लाम है। तो हम लोगों ने कल्चर को रिटेन किया है, कल्चर को बरकरार रखा है, उसमें रिलीजन मिक्स नहीं किया है। तो ये खूबसूरती है। वेलकम टू माय चैनल अगेन, वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। बच्चों, आज उम्मीद है कि आपने किताब अपनी खोल ली होगी। किताब वही है, रेनबो, बिहार बोर्ड 12th पार्ट 2, चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज सबसे पहले तो सारे पैरास को आज इस चैप्टर को मुकम्मल कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इन पैरास के दौरान आएंगे। तो पहला है ब्रूट, इसको पढ़ेंगे ब्रूट, BRUT, ब्रूट। ब्रूट मींस बीस्ट, एनिमल, डीमन, जानवर, दुष्ट, शैतान। अनएडल्टरेटेड, अनएडल्टरेटेड बहुत खूबसूरत वर्ड है। अनएडल्टरेटेड का ऑपोजिट होता है एडल्टरेटेड। अगर इसको हटा देंगे तो एडल्टरेटेड होगा। एडल्टरेटेड का मतलब मिलावटी, खराब, और अनएडल्टरेटेड का मतलब प्योर, अनपॉल्यूटेड, शुद्ध, खरा। मटीरियलिज्म, मनी माइंडेडनेस, भौतिकवाद। ट्रायम्फ, सक्सेस, विक्ट्री, जीत, कामयाबी। देखिए ये वर्ड लिखा हुआ तो है सैटिएबलनेस, लेकिन इसको पढ़ेंगे इनसेशेबलनेस, इनसेशेबलनेस। इसका मतलब है ग्रीड, वोरासिटी, लालच, अतृप्ति। मैडनिंग, एक्सट्रीमली अनोइंग, अपसेटिंग, पागल करने वाला, दर्दनाक। बार्टरिंग, बार्टर से बना है, बार्टर ओरिजिनल वर्ड है बार्टर। बार्टर का मतलब होता है लेन देन। पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम होता था। आप चावल लेकर के चीनी देते थे, चावल लेके गेहूं देते थे, इस तरह से होता था जब कॉइन्स का इजाद नहीं हुआ था। तो बार्टरिंग मींस ट्रेडिंग भी होता है और एक्सचेंज भी होता है, लेन देन, अदल बदल करना। डैजल, डैजल मींस अमेज, सरप्राइज, चकाचौंध कर देना, दंग कर देना। ये है इनेमर्ड। इसमें यू हटा भी सकते हैं, ये अमेरिकन स्टाइल ऑफ स्पेलिंग है जिसमें यू नहीं होता है। इनेमर्ड मींस इन्फैचुएटेड, कैप्टिवेटेड, मोहित। प्रेम मुग्ध, ऑनरश, ऑनरश मींस रश, सर्ज, झोंका, लहर, मतलब किसी चीज का तेजी से बढ़ना। एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंटीग्रेशन, समावेश, आत्मसात, किसी चीज को दिल में बैठा लेना, किसी चीज को याद कर लेना, एसिमिलेशन होता है। ये है वॉलक्चुअसनेस मींस सेंसुअलिटी, अल्लूर, हिंदी में कामुकता, भोग विलासिता। तो आप शुरू करते हैं पैरा। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? अब गांधी जी लिखते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटीरियल। क्या मटीरियल का मतलब? पैसा कौड़ी है ना, पैसे कौड़ी की पूजा है, दौलत की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। क्या ये हमारे अंदर के शैतान की पूजा है? ब्रूट का मतलब शैतान, शैतानियत। इट इज अनएडल्टरेटेड मटीरियलिज्म, ये विशुद्ध भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, कुछ भी नहीं है इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटीरियल सिविलाइजेशन। अगर ये हर कदम पे मटीरियल सिविलाइजेशन की जीत नहीं है, अगर ये इफ इट डज नॉट थिंक, अगर ये नहीं सोचता है, नहीं समझता है, इस पे विचार नहीं करता है एट एवरी स्टेप, हर कदम पे, कि इसमें जो मटीरियल सिविलाइजेशन है इसको जीत ले, वरना मॉडर्न सिविलाइजेशन बेकार है। मॉडर्न सिविलाइजेशन अगर मॉडर्न है तो उसको मटीरियलिज्म पे काबू पाना होगा। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे WEIGH वेट से बना है, वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। अब जैसे गांधी जी पहले कह रहे हैं कि मैं वेस्ट का हेटर नहीं हूं, मुझे वेस्ट से नफरत नहीं है, उसको फिर से इलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज परहैप्स अननेसेसरी, शायद ये गैर जरूरी है। अननेसेसरी मींस गैर जरूरी है, इफ नॉट यूजलेस, अगर बेकार नहीं है तो। टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दो सभ्यताओं की खूबियों, मेरिट्स मींस खूबियां, की खूबियों का अंदाजा लगाना, दोनों को कंपेयर करना। अगर बेकार नहीं है तो बेकार, अगर नहीं है तो गैर, अगर बेकार नहीं है तो कम से कम ये गैर जरूरी है। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दो सभ्यताओं की खूबियों का अंदाजा लगाना, मुआवजना करना, उनकी तुलना करना, अगर बेकार नहीं है तो गैर जरूरी है। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. आप कह रहे हैं इट इज लाइकली, शायद, इट इज लाइकली, लाइकली का मतलब शायद, शायद पश्चिम ने ऐसी सभ्यता को विकसित किया है जो वहां के क्लाइमेट, वहां के माहौल, वहां के वातावरण और आसपास के इलाकों को भपता है, जचता है ना, उसके लिए अनुकूल है। और उसी तरह हम लोगों के सिविलाइजेशन हमारी परिस्थितियों, हमारे कंडीशंस और हमारे सराउंडिंग्स के हिसाब से अनुकूल है, और अपने अपने दायरे में, रिस्पेक्टिव का मतलब अपने अपने, संबंधित, मुताल्लिक, अपने अपने दायरों में दोनों अच्छे हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखिए डिस्टिंग्विशिंग का मतलब मुख्य, खास, कैरेक्टरिस्टिक मींस फीचर, गुण,
तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की खास गुण है इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, मतलब निरंतर अनंत फैलाव। इंडेफिनिट मींस अनंत, मतलब फैल रहा है। इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब मानवीय चाहत, मानवीय इच्छाओं का अनंत फैलाव है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मुख्य आकर्षण है, मुख्य विशेषता है। अब ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है। ह्यूमन वांट्स का जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है? ह्यूमन चाहता है दिल मांगे मोर, एक कोल्ड ड्रिंक का बहुत बढ़िया ऐड है, दिल मांगे मोर, पीता है और पीता है और पीता है। तो उसी तरह ह्यूमन वांट्स है ना। पहले जब ENIAC कंप्यूटर बना था तो उसमें इतने वायर्स यूज हुए थे कि अगर उसको पटना से कलकत्ता तक फैला दिया जाता तो वो फैल जाता, इतने वायर्स थे। लेकिन आज क्या है? आज वही कंप्यूटर हमारे हाथ में है, तो हम लोग बहुत तेजी से, मतलब ये हो गया, अब आगे अब आगे अब आगे, और ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन रेस खतरे में है। तो वही कह रहे हैं कि जो इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी है ह्यूमन वांट्स का, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का मुख्य आकर्षण है, असल खूबी है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इंपेरेटिव restriction upon and a strict regulating of these wants। अब एंशिएंट सिविलाइजेशन की खूबी क्या है? एंशिएंट सिविलाइजेशन की खूबी ये है, एक जरूरी सीमा के तहत। इंपेरेटिव का मतलब, इंपेरेटिव मींस जरूरी, रिस्ट्रिक्शन मींस पाबंदी। एंशिएंट सिविलाइजेशन की खूबी ये है कि उसपे एक जरूरी सीमा बांध दी गई है कि हाँ, इस दायरे में ही हमको काम करेंगे। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, और इन चाहतों, इन इच्छाओं पे के ऊपर जो है ना, वो सख्ती से उसको रेगुलेट किया जाता है कि हम अपना दायरा बहुत इस हद तक ना ले जाएं कि ह्यूमन रेस ही खतरे में आ जाए। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेशेबलनेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसको कहते हैं, हाँ, ये इनसेशेबलनेस में ग्रीड, लालच, अतृप्ति, मतलब संतुष्ट ना होने वाली प्रवृत्ति। इनसेशेबलनेस का मतलब संतुष्ट ना होने वाली प्रवृत्ति। तो जो वेस्टर्न अतृप्ति है, जो वेस्टर्न लालच है, जो पश्चिमी लालच है और जो आधुनिक लालच है, arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity, है ना। उसमें क्या है? वेस्टर्न वास्तव में आधुनिक या पश्चिमी असंतोष की वजह भविष्य में तथा ईश्वर से उनके सच्चे विश्वास की कमी है। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक वर्ड है want of, ये बहुत ये है, देखो, want of living faith in a future state। want of यहाँ का मतलब कमी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधुनिक या पश्चिमी असंतोष, अतृप्ति, इसको असंतोष भी कह सकते हैं और उर्दू में गैर इत्मीनान कह सकते हैं। तो आधुनिक या पश्चिमी गैर इत्मीनान, अतृप्ति और असंतोष की वजह भविष्य में तथा ईश्वर में उसके सच्चे विश्वास की कमी है। द रेस्ट्रेंट का मतलब सीमा, संयम। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। divine power का मतलब divinity, खुदा, है ना, दैवीय शक्ति। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता, अब देखो, हम लोगों की जो सभ्यता है उसको ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और आप पहले जो प्रेमचंद्र टैगोर की किताबें पढ़ेंगे, टैगोर का एक नॉवेल है बहुत बढ़िया, गोरा। तो गोरा में पटना को और मगध को ईस्ट कहा जाता था पूर्व। उस वक्त जो है वो पटना और मगध का इलाका जो है, मतलब ये इलाका जो है पाटलिपुत्र, वो बहुत फेमस था एडुकेशन के मामले, तो ईस्ट कहा जाता था। तो हमेशा ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में जगह बटा हुआ है। तो वैसे ही ईस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे है द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, पूर्वी सभ्यता या प्राचीन सभ्यता का संयम, रेस्ट्रेंट का मतलब संयम की सीमा भविष्य की परिस्थिति एवं ईश्वर की शक्ति में विश्वास की वजह से है, जो कि प्रायः हमारे अंदर होती है ना। हम लोग इंडियंस गॉड फियरिंग होते हैं, भगवान से डरते हैं, छोटी छोटी चीजों से, छोटे मतलब कि हमको लगता है कि पाप का हम लोगों को फौरन रिजल्ट मिल जाएगा। और इसी तरह इसीलिए जो इंडियन सिविलाइजेशन में बहुत सारे खुदाएं हैं, मतलब नाग से लेकर के वृक्ष तक भगवान के रूप हैं। तो उसकी वजह यही है कि एक फियर था और एक इनविजिबल पावर का फियर था। तो हम लोग खुदा बनाते गए जिसमें शक्ति देखी, जिससे डर लगा। और वो वेस्टर्न में नहीं है, इसलिए वो बेलगाम है ना। वेस्टर्न में तो अब ये है कि वो खुद को खुदा समझते, आज भी वो क्लोनिंग कर रहे हैं, ह्यूमन क्लोनिंग कर रहे हैं, AI बना रहे हैं, उनको ह्यूमन रेस से कोई मतलब नहीं है। वो बस एक तरह से दे आर चैलेंजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। आधुनिक आविष्कारों के कुछ ऐसे तात्कालिक एवं चमकदार परिणाम हैं कि
इनका विरोध करना पागलपन लगता है ना। अभी के इन्वेंशंस को, जो आधुनिक इन्वेंशंस के कुछ तात्कालिक और बढ़िया बेहतरीन जो परिणाम हैं वो पागलपन लगता है, और उनको रोकना पागलपन लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसा है अगर कोई मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ कोई बोल दे तो लगता है कि अरे ही इज मैड, वो तो पागल है। क्यों? अगर कंप्यूटर्स के बारे में, जैसे कंप्यूटर का जब ये हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उसका विरोध किया था, कंप्यूटर आ जाएगा तो ये होगा। तो उस वक्त के लोगों ने तो सोचा होगा कि अरे अटल बिहारी वाजपेयी तो मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है ना। तो अब ऐसा है कि अगर तुम बोल दो कि हमको मॉडर्न नहीं बनना है तो तुमको ऑर्थोडॉक्स बोलेगा और तुमको बोलेगा कि तू पागल हो गया है। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। आधुनिक आविष्कारों के कुछ ऐसे तात्कालिक एवं बेहतरीन परिणाम है कि इनका विरोध करना पागलपन लगता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इसका विरोध करने में ही मानवता की जीत है। मानवता की जीत है। विक्ट्री ऑफ मैन लाइज in that resistance means विरोध। is we are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure। अब देखो यहाँ we are in danger of bartering away the permanent good का मतलब ऐसी खूबी, ऐसी अच्छाई जो बाकी रहने वाला हो। मोमेंट्री प्लेजर का मतलब क्षणिक खुशी। इस क्षणिक खुशी के बदले, इस 2 पल की खुशी के बदले शाश्वत लाभ, परमानेंट गुड, शाश्वत लाभ गंवा देने के खतरे में। मतलब कि ये जो टेम्परेरी प्लेजर है उसके लिए हम परमानेंट गुड, मतलब कि हमेशा कायम रहने वाली अच्छाई, हमेशा कायम रहने वाले फायदे को हम गंवा रहे हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। अब यहाँ पे गांधी जी हिंदुइज्म पे आ गए। जिस प्रकार से पश्चिम ने भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए हैं, जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसा कि वेस्ट में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, जैसा कि वेस्ट में उन लोगों ने भौतिक चीजों के को लेकर बहुत सारी इजादें की हैं और बहुत अद्भुत आविष्कार किए हैं, उसी तरह हिंदू धर्म में धर्म को लेकर, आत्मा को लेकर, आकांक्षा को लेकर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे पास इन खूबसूरत और महान डिस्कवरीज को देखने के लिए आंखें ही नहीं है, मतलब दीद ही नहीं है, वो विजन ही नहीं है ना। We are dazzled by the material progress that Western science has made। हम जो है वेस्ट मटेरियल प्रोग्रेस की रोशनी में ही चकाचौंध हैं जो वेस्टर्न साइंस ने किया है। आई एम नॉट enamored of that progress, I am not enamored of that। देखो enamored के साथ यहाँ पे है ना, enamored के साथ एकदम फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा, ये सब समझना है। enamored of हमेशा enamored of लगेगा, है ना। तो आई एम नॉट enamored of that progress, मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूं, मैं उस प्रगति पे मुग्ध नहीं हूं। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। असल में ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ने अपने विजडम से, अपनी अकल से भारत की को उन तरीकों से प्रोग्रेस, तरक्की करने से रोक दिया है जिससे कि भौतिकवाद की लहर को रोकने के लिए विशेष अभियान को पूर्ण कर सके, है ना। ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये गॉड विल हो सकता है, ये खुदा की मर्जी हो सकती है कि हम ऑनरश ऑफ मटेरियलिस्टिक जो टेंडेंसी है वो अपने देश में नहीं ला पाए हैं और उससे हम उस पे मुग्ध नहीं हो पाए। तो ये अल्लाह की मर्जी है, खुदा और ईश्वर की मर्जी है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, अब तक, है ना। अंततः, आफ्टर ऑल, अंततः, आखिरकार हिंदू धर्म में कोई तो ऐसी बात होगी, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कोई तो हिंदुइज्म में कोई बात होगी जिसने अभी तक इसे जीवित रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। अब यहाँ पे ये सारे सिविलाइजेशन का रेफरेंस दे रहे हैं कि इसने बेबीलोनियन, सीरियन कहते थे शाम की अपनी सभ्यता थी। आप जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे या मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शाम कहते थे सीरिया को। सीरिया, शाम जो आज सीरिया कितना ये है, मतलब कि वहां पे लगातार गृह युद्ध चल रहा है। तो ये पर्शियन बहुत बड़ी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। तो इसने बेबीलोन, सीरिया, पर्शिया और इजिप्ट की सभ्यताओं को गिरते हुए देखा है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने जब कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो। कास्ट अ लुक एक अच्छा फ्रेज है, कास्ट अ लुक, है ना। कास्ट अ लुक, आसपास देखना, नजर दौड़ाना। तो कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास नजर दौड़ाओ। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, रोम और यूनान कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन और रादर द एंशिएंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। अपने आसपास नजर घुमाओ, कहाँ गया रोम, कहाँ गया यूनान? क्या आप गिबन का इटली आज कहीं देख सकते हैं, या प्राचीन रोम, क्योंकि रोम ही इटली था। तो यहाँ पे जो गिबन है, इटली ऑफ गिबन हिस्टोरियन थे, इनको एडवर्ड गिबन कहते थे।
एडवर्ड गिबन उनका नाम था, और वो इंग्लिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने रोम के उदय और पतन पे बहुत सारी हिस्ट्री लिखी है और बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री है। तो वो एडवर्ड गिबन का यहाँ पे रेफरेंस गांधी जी दे रहे हैं। गो टू ग्रीस, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एप्टिक सिविलाइजेशन, देन कमिंग टू इंडिया, let one go through the most ancient records and then look around you and you would be constant to say yes, I see here ancient India is still living. यूनान जाएं, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है, वहां नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर भारत आए और प्राचीन रिकॉर्डों को देखें, एंशियंट रिकॉर्ड्स को देखें, और फिर अपने चारों तरफ देखें। आपको आज भी ये कहना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ प्राचीन सभ्यता को जिंदा रखा है, प्राचीन भारत आज भी है, और ये सच्ची बात। देहातों में चले जाएं तो अभी भी इंडियन सिविलाइजेशन लगता है कि हाँ, ऐसे ही भारतीय सभ्यता 500, 1000, 5000 साल पहले होगी। ट्रू, देयर वर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बेरिड अंडर देम। ये सच है कि इधर उधर गोबर के ढेर भी थे, जैसा कि जो हिस्टोरियन कहते हैं कि भारत जो है सपेरों का देश था, गंदे लोगों का देश था, तो वो होंगे, वो भी थे, लेकिन उनके पीछे जो बेशकीमती खजाने दबे हुए हैं, उसका क्या, उसका क्या? अभी भी देखो एक्सकवेशन हो रहा है, खुदाई हो रही है, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले एकदम जो आज का शहर है वैसा शहर था, और वहां का उस वक्त का ड्रेनेज सिस्टम आज के ड्रेनेज सिस्टम से बहुत ज्यादा एडवांस था। तो सारी चीजें निकल रही हैं, और वही कह रहे हैं कि गोबर के ढेर भी थे, लेकिन उनके नीचे बेशकीमती खजाने भी थे। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड, और ये जीवित क्यों रहा, इसकी वजह है इज दैट द एंड व्हिच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइंस। और इसकी वजह क्या थी, ये जीवित क्यों रहा? इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने सामने की भौतिकता के साथ विकास का नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के साथ विकास का लक्ष्य रखा था। ऐसा नहीं कि हम विकसित नहीं किए, लेकिन कहते हैं बिजनेस विद एथिक्स, है ना। तो हम लोगों का, हमारे फोर फादर्स का जो था डेवलपमेंट विद एथिक्स, डेवलपमेंट विद स्पिरिचुअलिटी, वो लक्ष्य था। ऐसा नहीं कि अनब्राइडल्ड ये डेवलपमेंट, बेलगाम, मतलब जो करना है कर लो। आज ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, आज सारे हम लोगों के प्लेट पे खाना तो है, लेकिन हम कद्दू खा रहे हैं या गाजर खा रहे हैं, हम बैगन खा रहे हैं या तुरई खा रहे हैं, ये पता नहीं, क्योंकि सब क्रॉस्ड है। और ये सब वही है जो ह्यूमन वांट्स की जो मल्टीप्लिसिटी है, उसकी देन है। तो इंडिया ने ये नहीं किया। इंडिया ने ना सिविलाइजेशन को हाइब्रिडाइज किया और ना यहाँ के खानों को। आज भी जो देहातों में खाना खाया जाता है, मोटे चावल ही होते हैं, लेकिन शुद्ध होते हैं, एडल्टरेटेड नहीं होते हैं, प्योर होते हैं, है ना। लेकिन आप शहर में आएंगे तो आपको फिर वही मॉडर्न सिविलाइजेशन की पूरी झलक दिख जाएगी। एडल्टरेटेड खाने, एडल्टरेटेड पानी, सब कुछ एडल्टरेटेड, सब कुछ मिलावटी। तो जो डेवलपमेंट विद एथिक्स, एक तरह से गांधी जी हम लोगों को ये सीख भी दे रहे हैं कि यू मस्ट गो फॉर डेवलपमेंट, बट योर डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन इंडियन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। सिर्फ बिजनेस वैल्यूज पे डेवलपमेंट ना हो, सिर्फ डेवलपमेंट सेक ना हो। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल। हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा स्वराज्य है, स्वराज मींस होम रूल, हमारा जो स्वराज्य है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो भोग विलासिता को बढ़ाते जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि आत्मत्याग, सेल्फ डिनायल, आत्मत्याग द्वारा इच्छाओं को सीमित करने पे है ना। हम लोग कोई भी चीज किसी भी कॉस्ट पे हम लोगों को नहीं चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियंस को, अगर गांधी जी भी हिंदुइज्म का रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन देखो इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो धर्म पे आधारित नहीं है। सिविलाइजेशन और कल्चर किसी धर्म की बकौती नहीं होती है। एक वाकया आपको बता रहा हूँ, कर्नल महबूब साहब की वाइफ, जो सुभाष चंद्र बोस के वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनकी वाइफ ने मुझे एक कहानी सुनाई कि वो गई थी इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया गई तो वो एक म्यूजियम में गई, तो म्यूजियम में एक तस्वीर उन्होंने देखी, और उसमें देखा कि हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा हुआ है और उसमें अल्लाह मोहम्मद दिख रहा है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे, हमारे भारत में तो हनुमान जी सीना फाड़ते हैं तो वहां पे राम और सीता दिखता है। तो उन्होंने क्यूरेटर को बुलाया, जो म्यूजियम की देख रेख करता है उसको क्यूरेटर कहते हैं। उन्होंने क्यूरेटर को बुलाया और पूछा कि ये कैसे है। तो कहा कि इंडोनेशिया का जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन है, लेकिन यहाँ का धर्म जो है वो इस्लाम है। तो हम लोगों ने कल्चर को रिटेन किया है, कल्चर को बरकरार रखा है, उसमें रिलीजन मिक्स नहीं किया है। तो ये खूबसूरती है। जैसे आज हम बहुत सारे मुसलमान तुमको मिल जाएंगे, तुम लोगों को मिल जाएंगे जो धोती पहनते हैं, वो उनके कल्चर का हिस्सा है। बहुत सारे मुसलमान होली और दिवाली मनाते हुए मिल जाएंगे। हम सब क्रिसमस भी मनाते हैं। बहुत सारी जगहों पे हिंदूज जो है वो मुहर्रम मनाते हैं। तो ये सारा इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन है। और कल्चर को अडॉप्ट करना, कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीज है। रिलीजन फेथ है और कल्चर जो है आपका लाइफ स्टाइल है ना। तो आप दोनों चीजों को साथ साथ रख सकते हैं और यही खूबसूरती है। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल। हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारा होम रूल, हमारी इच्छाओं, भोग विलासिता को बढ़ाते जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि आत्म त्याग द्वारा हमारी ख्वाहिशात को महदूद करने पर है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यूरोप की जो सभ्यता है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो यूरोप वासियों के लिए बेहतर है, लेकिन ये इंडिया को बर्बाद कर देगी अगर हम उसे यहाँ पे नकल करने की कोशिश की तो। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाटएवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। कहने का अर्थ ये नहीं है
कि हम अच्छी चीजों को ना अपनाएं एंड एसिमिलेट वट एवर में बी गुड, और उन चीजों को आत्मसात ना करें जो अच्छे हो सकते हैं, एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और हमारे एसिमिलेशन हमारे आत्मसात करने की क्षमता में है। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वट एवर में बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद। यहाँ पे पार्ट विद है, देखो पार्ट विद, पार्ट विद का मतलब छोड़ना। तो इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग होना है ना। पार्ट के साथ अगर विद लगा दिया तो मतलब कि उसको, उससे अलग होना, उसको छोड़ना। तो यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद व्हाटएवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अडॉप्ट करने योग्य चीजों को ना अपनाएं, है ना, एसिमिलेट करने की चीजों को, अडॉप्ट करने की चीजों को ना अपनाएं अथवा स्वीकार ना करें, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि इसमें जो बुराइयां शामिल हो गई हैं यूरोप के लोग उसका त्याग भी ना करें। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए और जो बुरी चीजें हैं उनका त्याग करना चाहिए, है ना। Part with whatever evil might have crept into it. The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say about the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. अब यहाँ पे इस पैरा में कह रहे हैं incessant का मतलब लगातार, सर्च तलाश, मतलब जो भौतिक मटेरियल कंफर्ट्स है, भौतिक सुखों की अनवरत खोज एवं उनमें बढ़ोतरी करते जाना ऐसी ही बुराई है, इस सच एन एविल, ऐसी ही बुराई है। और मैं निडर होकर कह सकता हूं, आई मेक बोल्ड टू से, मैं निडर होकर कह सकता हूं, बगैर डरे हुए कह सकता हूं कि यूरोप के लोगों को अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा अगर वे इन सुखों, इन कंफर्ट्स जिनके वे गुलाम बनते जा रहे हैं के बोझ के नीचे मरना नहीं चाहते। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है जो मैं कह रहा हूं या जो मैंने सोचा समझा है वो गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट का मतलब होता है दावत देना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। और यहाँ पे द गोल्डन फ्लिस आया है, द गोल्डन फ्लिस समझिए, गोल्डन फ्लिस इसको कहते हैं सुनहरे भेड़ की खाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। द गोल्डन फ्लिस जो है वो यूनानी लोक कथा, ग्रीक जो फोक टेल्स हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है, और उसमें ऐसा समझा जाता है कि अलादीन के चिराग की तरह है। इसके मिल जाने पे आदमी बहुत पावरफुल, बहुत दौलतमंद और सब कुछ उसको मिल जाएगा। मतलब द गोल्डन फ्लिस इज अ वे टू अटेन पावर और सुप्रीम पावर। तो गोल्डन फ्लिस, यहाँ पे गोल्डन फ्लिस वो उसी का रेफरेंस है। इसको हम आम शब्दों में सुनहरे भेड़ की खाल कहते हैं। तो आई मे बी दैट, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ। हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं मेरी समझ गलत हो, लेकिन भारत के लिए उस सुनहरे भेड़ की खाल के पीछे दौड़ना मौत को दावत देना है। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. यहाँ आगे वो कह रहे हैं कि अपने दिलों पे वे उस वेस्टर्न फिलोसफर का वो मोटो, सादा जीवन और बुलंद सोच को अपनाना होगा, अपने दिलों पे उस मोटो को गढ़ना होगा। Today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. और ये निश्चित है कि करोड़ों लोग उच्च जीवन शैली में नहीं जी सकते। ये किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, ये किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है कि सब लोगों की जीवन शैली एक ही हो। वही गांधी जी कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि करोड़ों लोग जो हैं उनका स्टैंडर्ड, उनके लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो, तथा हम जैसे कुछ लोग जो अधिक के बारे में सोचते हैं, खतरे उठाते हैं, वे उच्च विचारों को भूलकर उच्च रहन सहन की व्यर्थ खोज में रहते हैं। और गांधी जी कह रहे हैं एंड वी द फ्यू, और हम कुछ लोग हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क। जो फॉर द मासेस का मतलब जो लोगों के लिए सोचते हैं, जो लोगों के लिए सोचते हैं, रन द रिस्क खतरे उठाते हैं, इन अ वेन सर्च, इन अ वेन सर्च इसका मतलब क्या हुआ, व्यर्थ खोज में, आफ्टर हाई लिविंग उच्च जीवन शैली के पीछे, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग जिसमें हाई थिंकिंग उच्च सोच की कमी होती है। Civilization in the real sense of the term consists
not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। है ना, वास्तव में सभ्यता का सही अर्थ ख्वाहिशात, इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि उन पे लगाम लगाना है। This alone increases and promotes contentment। contentment का मतलब संतोष, तशफ़ी, real happiness and capacity for service। और केवल यही संतोष, तशफ़ी, वास्तविक खुशी, रियल हैप्पीनेस और सेवा करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा उनका विकास करता है। क्या विकास करता है? सिविलाइजेशन असल शब्दों में या असल मायने में बढ़ोतरी का नाम नहीं है, चाहतों को बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी चाहतों को, अपनी ख्वाहिशात को लगाम देने का नाम है। और सिर्फ ऐसा करने से हम अपनी वास्तविक खुशी, अपने संतोष और सेवा करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर अपनी ख्वाहिशात पे लगाम लगा दिया तो हम संतुष्ट भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और हम लोगों की सेवा ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। आज जो है इस कंटेक्स्ट में एक चीज ऐड कर दूं, आज जो है सब आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, एमपी एमएलए के लिए तो कुछ भी कर गुजरने की जो चाहत है वो क्यों है? क्या सेवा भाव है? क्या सच्ची खुशी है? या फिर इत्मीनान है? किन चीजों के लिए हम एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर बनना चाहते हैं? क्या कंटेंटमेंट है? क्या रियल हैप्पीनेस है? या क्या अपनी कैपेसिटी को सर्विस के लिए बढ़ानी है? बिल्कुल नहीं। और यही गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हम अभी जो चाहत है एमपी, एमएलए, पॉलिटिशियन, आईएएस बनने की, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति है। और हमारी इच्छाएं इतनी बेलगाम है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि किसी ना किसी दिन ईडी और सीबीआई और पुलिस हमको पकड़ लेगी। तो अगर गांधी जी के जो शब्दों में, अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए, आपको संतोष चाहिए और आपको सेवा ही करनी है, उसकी क्षमता को बढ़ानी है, तो आपको अपनी खुद की चाहतों पे, खुद की ख्वाहिशात पे लगाम लगानी होगी। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। है ना, कह रहे हैं कि फिजिकल हार्मनी और कंफर्ट एक हद तक ठीक है, मतलब जो आराम तलबी है वो एक हद तक ठीक है, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। लेकिन एक हद से गुजर जाने के बाद ये मददगार होने के बजाय ये क्या हो जाती है? ये बाधा बन जाती है, ये रुकावट बन जाती है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion। Delusion का मतलब भ्रम। Delusion means भ्रम। And as are, है ना, अतः अनंत इच्छाएं पैदा करना तथा उनका पूरा करने का विचार एक धोखा तथा फंदा प्रतीत होता है। Satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self must meet at a certain point a dead stop before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। voluptuousness का मतलब बताया था, voluptuousness का मतलब भोग विलासिता, है ना, अल्योर। भौतिक, किसी व्यक्ति को अपनी भौतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि मानवता की सेवा में बाधा उत्पन्न ना करें। मतलब a man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। और किसी की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बल्कि किसी की संकीर्ण व्यक्तिगत बौद्धिक इच्छाओं की पूर्ति करने का भी एक बिंदु पर अंत होना चाहिए, इससे पहले कि वे भौतिक एवं बौद्धिक विलासिता बन जाएं। किसी व्यक्ति को अपनी भौतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि वे मानवता की सेवा में बाधा उत्पन्न ना करें, जिस पर उसे अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित करना चाहिए। इस पैरा में गांधी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो फिजिकल नीड्स है, हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, और जो इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, जो बौद्धिक जरूरतें हैं, वो उसका जो इत्मीनान है, उसका जो सेटिस्फैक्शन है, वो एक खास पॉइंट पे एक डेड स्टॉप बन जाता है, बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलप्शसनेस। और उसके बाद फिर ये शारीरिक और बौद्धिक विलासिता का रूप ले लेती है। मतलब कि कुछ हद तक तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर जैसे ही बढ़ता है वो भोग और विलासिता का रूप ले लेती है। इसलिए इंसान को अपने फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेस को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि वो मानवता की सेवा में रुकावट ना बने और उसकी सारी ऊर्जा उसी पे केंद्रित हो। तो ये चैप्टर बच्चों
खत्म हुआ। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वो भी 1-2 रोज में आपको मिल जाएंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।